हाँ, तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपना जो रीट मेंस का टॉपिक था राजस्थानी भाषा, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको। और अब जो विद्यालय विषय है ना, उसमें अपने साइंस जो है वो शुरू करने वाले हैं, साइंस। तो सबसे पहले अपने साइंस के जो टॉपिक हैं वो समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। हमारा जो रीट मेंस है L1 वाला, तो उसमें साइंस के बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों पार्ट से टॉपिक दिए गए हैं। तो पहला जो पार्ट है ना वो बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी में जैसे जीव विज्ञान है ना, उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जीवों में श्वसन व परिवहन। अब इसके अंदर दो टॉपिक छुपे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो रक्त परिसंचरण वाला और एक हृदय वाला। मतलब एक ब्लड वाला रक्त टॉपिक और एक हृदय वाला, दो टॉपिक इसके अंदर छुपे हुए हैं। और दूसरा अपना टॉपिक है जंतुओं में जनन, जो कि 10th क्लास में है। और तीसरा है कोशिका, जो कि 9th क्लास की बुक में से मिल जाएगा। उसके बाद है फिज़िक्स। फिज़िक्स के अंदर अपने टॉपिक है लाइट यानी कि प्रकाश वाला, गति तथा बल व गति के नियम, दो टॉपिक फिजिक्स के हैं। और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसके अंदर है अम्ल क्षार लवण, 10th का टॉपिक है। और तत्व यौगिक और मिश्रण, ये 9th का टॉपिक है। और भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये भी 9th का टॉपिक है। तो ये तो था हमारा सिलेबस, जो कि हमारे विद्यालय विषय साइंस के अंदर है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक कौन सा? रक्त। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात है रक्त। रक्त टॉपिक पे आते हैं। ये हेडिंग है मैंने रक्त टॉपिक की। तो रक्त क्या होता है? रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक। क्या होता है रक्त? रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक। रक्त की जो स्टडी या रक्त का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त की स्टडी और अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। और वहीं पे एक कन्फ्यूज़न वाला वर्ड होता है कि स्टडी ऑफ लीवर, यानी कि यकृत की जो लीवर होता है ना, उसकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? हिपेटोलॉजी। अब ये देखो, ये हिपेटोलॉजी है और ये हीमेटोलॉजी है। तो ध्यान रखना है कि जो अपना जो रक्त होता है उसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? हीमेटोलॉजी। सामान्य व्यक्ति के अंदर जो रक्त होता है उसकी मात्रा 5 से 6 लीटर तक की होती है। ये है मेल के अंदर। और फीमेल की बात करें तो उसमें 4 से 5 लीटर होती है। उसके बाद है रक्त का पीएच, जो कि 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। और जो रक्त होता है वो हमारे शारीरिक भार का कितना होता है? 7 से 8%। यानी कि जितना हमारा शारीरिक भार है उसका जो रक्त है ना, वो 7 से 8% उसका रक्त होगा। और जो भ्रूण की जो परत होती है ना, उसके अंदर जो रक्त होता है वो मीजोडर्म जो होते हैं ना, वहाँ पे भ्रूण की परत होती है एक मीजोडर्म, जहाँ पे रक्त बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रक्त के बारे में सामान्य बातें। ठीक है, अब चलते हैं रक्त के मेन पार्ट पे। जैसे कि रक्त वो दो भागों में विभाजित है। ठीक है, पहला प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और रुधिर कणिकाएं जो होती है वो 45% होती है। रुधिर कणिकाएं, जिनको क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पल्स कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जो RBC है वो 99% होती है और WBC और प्लेटलेट्स मिलाकर कितना होता है? 1% बनता है। उसके बाद शुरू करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो रक्त में ऊपर पड़ा था 55% होता है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? इसमें जल की होती है प्लाज्मा में। कितने से कितने? 90 से लेकर 92% तक। उसके बाद है कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 8 से 10% तक। ठीक है, और इसमें से भी 8 से 10% है ना, तो उसके अंदर से भी जो 7 से या 8% है, 7 से 8% वो कार्बनिक होते हैं। और फिर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन पदार्थ होते हैं ना, वो कितने होते हैं? वो 6 से 7% होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो अपने को पूरी तरीके से तैयार रखना पड़ता है ना कि आखिर कौन सी चीज़ कितनी कितनी है। परसेंटेज नहीं पूछेगा, लेकिन अपने को पता तो होनी ही चाहिए। तो इसके अंदर जो प्रोटीन है वो कितनी होती है? 6 से 7%। अब है कि इस प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है प्रोटीन। ठीक है, जिसका निर्माण या संश्लेषण किस में होता है? यकृत में। प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? यकृत में। अब वो 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? तो आइए इनके शुरू करते हैं इनका नेम। पहली है एल्ब्यूमिन। कौन सी? एल्ब्यूमिन, जो कि कितनी पाई जाती है? 4%, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में यही पाई जाती है, एल्ब्यूमिन। और इधर है ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। और तीसरी जो है वो है प्रोथ्रोम्बिन। और चौथी जो है वो फाइब्रिनोजन। 4 प्रकार की प्रोटीन्स है, कौन कौन सी? एक तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, तीसरी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ये होगी हमारी 4 प्रकार की प्रोटीन।
अब एल्ब्यूमिन का कार्य या फिर ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। एल्ब्यूमिन जो है वो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, वो एल्ब्यूमिन है। कौन सी है, एल्ब्यूमिन है, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में। जिसका कहाँ निर्माण होता है, यकृत में। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है प्रसारण दाब को नियंत्रित करना। एल्ब्यूमिन का क्या कार्य है, प्रसारण दाब को नियंत्रित करना। उसके बाद है ग्लोबुलिन, जो कि 2.25% होती है। ये आगे 3 भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। कौन कौन सी ये ग्लोबुलिन है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन जो है उसका कार्य क्या होता है, Cu यानी कि कॉपर को रक्त में परिवहन करना। किसका कार्य होता है, मतलब कॉपर का परिवहन रक्त में करना अल्फा ग्लोबुलिन का कार्य है। बीटा ग्लोबुलिन, इसका निर्माण यकृत में होता है। और ग्लोबुलिन जो अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन का निर्माण यकृत में होता है। अब जो बीटा ग्लोबुलिन है उसका कार्य क्या है, Fe यानी कि जो लोह तत्व होता है ना, उसका रक्त में परिवहन करना बीटा ग्लोबुलिन का कार्य। मैंने इसे शॉर्ट बना रखा है, आप चाहो तो मेरी बातों को सुनकर आप उसको पूरी लाइन वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अल्फा ग्लोबुलिन है, ये बीटा ग्लोबुलिन है, दो एक बार याद करते हैं। इसका कार्य है रक्त में कॉपर का परिवहन करना, इसका कार्य है रक्त में Fe यानी लोह तत्व का परिवहन करना। इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है, तो इन दोनों का निर्माण यकृत में होता है। फिर बात करते हैं अपने कौन, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन जो होती है इसका निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। देखो इन दोनों का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन ये अकेला जो है ना, इसका जो निर्माण है ना वो अपने लिम्फोसाइट में होता है। लिम्फोसाइट क्या होती है, एक WBC, जिसकी अपने आगे बात करेंगे। और ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में सहायक होता है। फिर अपनों ने 2 के बाद फिर अपनों ने तीसरे की बात की थी, वो क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। क्या था, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। इन दोनों का निर्माण यकृत में होता है। इसका कार्य क्या है, रक्त का थक्का या सकंदन बनाना। किसका, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का जो कार्य है ना, वो रक्त का थक्का बनाना है। इसमें जो सहायक विटामिन होता है वो विटामिन K होता है। अगर पूछ ले कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, तो उसमें विटामिन K आ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा, फाइब्रिनोजन आ जाएगा, प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। फिर है Ca यानी कि कैल्शियम भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। उसके बाद है प्रतिस्कंदन या फिर एंटीक्लोटिंग, यानी कि ये तो था क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमना। एंटीक्लोटिंग या प्रतिस्कंदन क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमने देना, है ना। तो ये जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में हिपेरिन आता है, हिपेरिन, जो कि धमनी शिरा में रक्त का थक्का नहीं जमने देता। देखो अगर रक्त का थक्का जमन गया ना अपने शरीर के अंदर, जो हमारी धमनी वगैरह में है, तो व्यक्ति की क्या होती है कि वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए क्या पाया जाता है, हिपेरिन पाया जाता है, जो कि धमनी शिरा में रक्त का थक्का नहीं जमने देता। जो इसका संश्लेषण या फिर इसका निर्माण कह लो कहाँ होता है, यकृत में होता है। और इसका जो परिवहन है ना, वो बेसोफिल्स या मास्ट कोशिका में होता है। देखो फिर से सुनो, प्रतिस्कंदन यानी कि एंटीक्लोटिंग, जो कि क्या है, प्राकृतिक और कृत्रिम 2 प्रकार के होते हैं। एक हिपेरिन है, हिपेरिन जो है वो धमनी शिरा में रक्त का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। संश्लेषण या इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो वो यकृत के अंदर होता है। परिवहन बेसोफिल्स मास्ट या फिर मास्ट सेल में होता है, ठीक है। उसके बाद है कृत्रिम, सोडियम सिट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट और सोडियम ऑक्सीलेट। ये जो 3 है ना, सोडियम सिट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट, सोडियम ऑक्सीलेट, ये रक्त का थक्का नहीं जमने देते, लेकिन ये कौन से रूप में, ये कृत्रिम रूप में होते हैं। और ये हमारे पास प्राकृतिक रूप में मौजूद कौन है, हिपेरिन। अब ये जो है ना, ये तीनों, ये ब्लड बैंक में जो ब्लड की बोतल होती है उसके अंदर ब्लड को जमने से रोकने का कार्य करती है। कौन, सोडियम सिट्रेट, डेक्सट्रेट और
ऑक्सीलेट, या आगे लिखा ना, ये मैंने इसका मतलब सोडियम दोनों में आएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों है ये ब्लड बैंक में जो ब्लड की बोतलें होती हैं ना, उसके अंदर रक्त का थक्का या रक्त को जमने से, हाँ तो इसमें रक्त को जमने से रोकने का कार्य कौन करती है, ये तीनों ही करते हैं। और एक पाया जाता है EDTA भी इसके अंदर पाया जाता है। फिर हिपेरिन जो है, इसके बारे में थोड़ी सी मैंने लाइन लिख दी है। हिपेरिन धमनी व शिरा में रक्त का थक्का बनने नहीं देता। जो हिपेरिन है वो धमनी व शिरा में रक्त का थक्का नहीं बनने देता, अपने ने ऊपर देखा था। इसका परिवहन बेसोफिल्स या मास्ट कोशिका द्वारा होता है और संश्लेषण यकृत में होता है। उसके बाद एक कृत्रिम की बात कर लेते हैं। सोडियम सिट्रेट, डेक्सट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट, सोडियम ऑक्सीलेट और EDTA, ये जो है ना ब्लड बैंक में ब्लड की जो बोतल में ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, और ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है उसका तापमान कितना होता है, 4.4 डिग्री सेल्सियस। एक यूनिट ब्लड में, और एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, अपने को पूछते हैं कितना यूनिट ब्लड दिया है, अपने बोल देते हैं 1 यूनिट दिया है, तो पता होना चाहिए ना कि 1 यूनिट में अपने ब्लड होता कितना है। तो 1 यूनिट के अंदर जो ब्लड है वो 350 ml होता है। अब है प्लाज्मा का रंग। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है, इसका कारण क्या है, तो बिलीरुबिन है ना, उसके कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। और यही बिलीरुबिन है जिसके कारण पीलिया रोग होता है ना, उसके अंदर जो हमारा शरीर पीला पड़ जाता है वो क्यों पड़ता है, क्योंकि बिलीरुबिन के कारण। फिर है कि एक सीरम बनता है प्लाज्मा के अंदर, जो प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन, जो प्लाज्मा में से क्या है, फाइब्रिनोजन हटाने पर एक क्या बनता है, सीरम बनता है। जो प्लाज्मा में सीरम बनता है ना, वो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा देंगे तब जाके क्या बनेगा, सीरम। तो आज तो अपनों ने क्या पढ़ा है, प्लाज्मा। कल अपने पढ़ेंगे इसके आगे वाला टॉपिक जो इनका नाम क्या है, रुधिर कणिकाएँ। तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।